हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे। तो देखिए, हमने ऑलरेडी 4 पार्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर के कवर कर लिए हैं, पावर शेयरिंग के। और पूरा चैप्टर हमारा कवर हो गया, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ। और अगर आप लोगों ने इन चारों पार्ट्स को नहीं देखा गया तो इन चारों पार्ट्स के वीडियो के लिंक इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो प्लीज़ जाके पहले उन्हें देखिए और उसके बाद अपने सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। उसके बाद ही आप इस प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस चैप्टर्स को कवर नहीं किया और प्रैक्टिस सेशन आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो प्लीज़ पहले वीडियोस को कवर करिए, उसके बाद ही इस प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं, ये पूरा आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे चैप्टर के जो फैक्ट हैं या पूरे के पूरे चैप्टर का एक क्विक रिविजन हो जाएगा, जो आप सभी के लिए आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और उनको कवर करने के बाद मैं कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनेशंस में एज इट इज यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक। तो आई होप कि जो भी लेक्चर्स हमने आप लोगों के लिए बनाए हैं, आप लोग उन सारे लेक्चर्स को एंजॉय करो, ठीक है ना। एकदम वेल तरीके से चीज़ों को देखिए। और उसके बाद एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी जैसा भी आपका फीडबैक है, ऑनेस्ट फीडबैक, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। अगर चीज़ें आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो रही हैं तो वो भी बताइए। अगर कोई डाउट्स हैं, कोई चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है या कोई प्रॉब्लम है वीडियो से रिलेटेड, तो उसको भी प्लीज़ कमेंट करिए। जो भी चीज़ें होंगी हम उसको और भी बेहतर तरीके से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों से, जैसा मैंने कहा है, एसएसटी का लगातार डेली बेसिस पे एसएसटी के वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बोर्ड एग्जामिनेशंस के पहले ही आप कह सकते हो दिसंबर मंथ तक पूरे के पूरे एसएसटी का जितना सिलेबस है सब कुछ यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा। और उसके बाद केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जो कि आप लोगों को स्कोर करने में, गुड मार्क्स स्कोर करने में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, ठीक। चलिए अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही आप लोग देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, इन विच ईयर बेल्जियम गेन इंडिपेंडेंट, ठीक। बेल्जियम आजाद कब हुआ था, ठीक। इन विच ईयर बेल्जियम गेन इंडिपेंडेंस। तो बेल्जियम गेन इंडिपेंडेंट इन 1830, 1830 में बेल्जियम को आज़ादी मिली थी, ठीक। किससे? नीदरलैंड से। नीदरलैंड का ही एक पार्ट था। और नीदरलैंड से 1830 में आपका बेल्जियम क्या हुआ था? नीदरलैंड से 1830 में क्या हुआ था? बेल्जियम आज़ाद हुआ था, अलग हो गया था, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हो गया था। और ये टाइम उस समय चल रहा था यूरोप में जुलाई रिवॉल्यूशन का। जुलाई रिवॉल्यूशन का ये टाइम था। तो ये जुलाई रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था फ्रांस से। और इसी जुलाई रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने के बाद ही, ठीक है, जो वाइस चांसलर था ऑस्ट्रिया का, ड्यूक मेटरनिच, उसने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि व्हेन फ्रांस नीचेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कोल्ड कैश। जब जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। ये स्टेटमेंट भी ड्यूक मेटरनिच ने इसी रिवॉल्यूशन के टाइम पर दिया था, ठीक। जब हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, यानी कि कल से हम हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर देंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो वहाँ पे चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगा, जुलाई रिवोल्यूशन से रिगार्डिंग चीज़ें हम लोग वहाँ कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को पहला समझ में आ गया हो, इन विच ईयर बेल्जियम गेन इंडिपेंडेंस इन 1830, ठीक है, फ्रॉम नीदरलैंड एंड टाइम ऑफ जुलाई रिवोल्यूशन। ओके, अब सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट शेयर देयर लैंड बाउंड्री विद बेल्जियम। कौन सी ऐसी फॉलोइंग कंट्री है इस ऑप्शन में से जो बेल्जियम से अपने लैंड बॉर्डर को शेयर नहीं करती है, ठीक। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि 4 कंट्री ऐसी हैं जो बेल्जियम से अपने बॉर्डर को शेयर करती हैं। एंड दीज 4 कंट्रीज आर नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड लग्जमबर्ग, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इटली। इटली ऐसी कंट्री है जो बेल्जियम से अपने बॉर्डर को शेयर नहीं करती है, ठीक। तो आई होप ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई हूँ। अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज लिव इन फ्लैमिश रीजन। कौन से ऐसी फॉलोइंग कंट्री, सॉरी, कौन से ऐसी फॉलोइंग कम्युनिटी है, नॉट कंट्री, जो फ्लैमिश रीजन में रहती थी, ठीक है ना। तो फ्लैमिश रीजन में क्या रहती है आप लोग मुझे बताइए। डच स्पीकर्स आर लिव इन फ्लैमिश रीजन, ठीक है। डच स्पीकर जो थे वो फ्लैमिश रीजन में रहते थे। एक बार जरा इसको देख लीजिएगा। ये ये आप लोग कहते हैं बेल्जियम का पार्ट है। और बेल्जियम 2 पार्ट्स में डिवाइड था। ये बेल्जियम का नॉर्दर्न पार्ट था, ये बेल्जियम का साउदर्न पार्ट था। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि बेल्जियम का जो नॉर्दर्न पार्ट था वो कौन सा रीजन था, फ्लैमिश रीजन था या वेलोनिया रीजन था, और साउदर्न पार्ट कौन सा था, ये आप लोगों को बताना है। मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रख देता हूँ कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बेल्जियम इज विच प्लेस, फ्लैमिश और वेलोनिया, एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ बेल्जियम इज विच प्लेस। ओके, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि फ्लैमिश रीजन में डच स्पीकर्स रहते थे। और फ्रेंच स्पीकर्स कहाँ रहते थे? फ्रेंच स्पीकर्स आपके रहते थे वल्लोनिया रीजन में। कौन से रीजन में? वल्लोनिया रीजन में आपके कौन रहते थे? फ्रेंच स्पीकर्स। तो आप लोगों को बस यही बताना है कि नॉर्दर्न पार्ट कौन सा था और साउदर्न पार्ट कौन सा था, ठीक है।
तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हों और बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करते चलिए आप लोग। चीज़ें बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आनी चाहिए। आपके लिए ये हार्डवर्क की जा रही है ताकि आप लोग अच्छा मार्क्स बोर्ड में स्कोर कर सकें। बस हमारे लिए यही बहुत है। ओके, अब आगे देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज लिव इन वेलोनिया रीजन। अभी मैंने आपको बताया कि वलोनिया रीजन में कौन सी कम्युनिटी रहती थी। तो वलोनिया रीजन में जो रहते थे वो फ्रेंच स्पीकर्स रहते थे। कौन रहते थे? फ्रेंच स्पीकर्स। ओके, ज़्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है आई होप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो फिफ्थ है। ठीक है, हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम आर स्पीक्स डच लैंग्वेज। बेल्जियम की कितनी परसेंट ऐसी पॉपुलेशन थी जो डच लैंग्वेज बोलती थी। तो आप लोगों को मैंने बताया था जब हमने चैप्टर कवर किया था कि 59% पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम आर स्पीकिंग डच लैंग्वेजेस। 59% पॉपुलेशन बेल्जियम की जो थी वो डच लैंग्वेज बोलते थे। ठीक, और 40% पॉपुलेशन फ्रेंच की ऐसी थी, सॉरी 40% पॉपुलेशन बेल्जियम की ऐसी थी जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। 40% पॉपुलेशन ऐसी थी जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलती थी और 59% पॉपुलेशन ऐसी थी जो डच लैंग्वेज स्पीक करते थे। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस फ्रेंच स्पीकर्स लिव इन ब्रसेल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच स्पीकर्स आर लिव इन ब्रसेल्स, मतलब फ्रेंच स्पीकर्स की कितनी परसेंट पॉपुलेशन बेल्जियम के कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में रहते थे। ठीक, तो अगर देखा जाए तो 80%, 80% फ्रेंच स्पीकर्स आर लिव इन ब्रसेल्स और ब्रसेल्स इज अ कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स थी वहां पे फ्रेंच स्पीकर्स 80% थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरे बेल्जियम की अगर बात करेंगे तो पूरे बेल्जियम में जो फ्रेंच स्पीकर्स थे वो माइनॉरिटी थे, ओनली 40% थे। लेकिन सेपरेटली अगर वहाँ की कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की बात की जाएगी तो वहाँ ब्रसेल्स की अगर आप केवल बात करेंगे तो ब्रसेल्स में जितने भी लोग रहते थे उसका 80% वहाँ पे फ्रेंच स्पीकर्स थे। ठीक है, अब देखते हैं सेवन। अब सेवन क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज सिचुएटेड। ठीक है, जो ईयू था, यूरोपियन यूनियन था, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर था बेल्जियम की कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में। बेल्जियम की जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स थी यहीं पे आपके यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर था। ठीक, अभी भी है, हाँ नहीं सॉरी, ठीक, ध्यान दीजिएगा। एट्थ, एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ईयर श्रीलंका वाज डीकोलोनाइज्ड। ठीक है, श्रीलंका डीकोलोनाइज कब हुआ था, कब श्रीलंका आज़ाद हुआ था? तो जैसे हमारी कंट्री 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुई थी, वैसे श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था, यानी कह सकते हो डीकोलोनाइज्ड हुआ था। ठीक, श्रीलंका वाज डीकोलोनाइज्ड इन 1948। ओके, अब आगे देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन आप लोग देखिए। नाइन्थ क्वेश्चन देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम के बारे में कौन सा इसमें से फॉलोइंग पॉइंट है जो क्या है, जो इनकरेक्ट है? कौन सा ऐसा फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है? तो चलिए पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नो सिंगल कम्युनिटी कांट मेक एनी डिसीजन यूनिलैटरली। ठीक, ये क्या कह रहा है कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि दोनों ही कम्युनिटीज से जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे यूनियन गवर्नमेंट में वो इक्वल होंगे और कोई भी सिंगल कम्युनिटी अकेले कोई डिसीजन मेक नहीं करेगी। दूसरा, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ कम्युनिटी शाल बी इक्वल इन स्टेट गवर्नमेंट, ये भी करेक्ट है। पहला भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। पर स्टेट गवर्नमेंट में भी दोनों कम्युनिटीज के जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टू बी क्रिएटेड कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। हाँ, ये एकोमोडेशन में भी ये भी कहा गया था कि एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसको बोला गया था कम्युनिटी गवर्नमेंट। और कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो किसी एक सिंगल कम्युनिटी के द्वारा फॉर्म हो। ठीक है, गवर्नमेंट विच फॉर्म बाय अ सिंगल कम्युनिटी कंसिडर्ड एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक, अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट फ्री टू मेक एनी डिसीजन रिलेटेड टू दियर सब्जेक्ट। ये पॉइंट बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, जब क्या कहते हैं यहाँ पे फेडरल डिवीजन हो ही गया था तो स्टेट गवर्नमेंट तो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है ना कि अपने डिसीजन, अपने सब्जेक्ट्स पर से क्या वर्क करना है, कैसे वर्क करना है। साफ साफ बोला गया था कि स्टेट गवर्नमेंट कान सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट है और यही इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक? तो आई होप आप लोगों की चीज़ें समझ में आ रही हो। ठीक है, वीडियो को एंजॉय करते चलिएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने जो आपके क्या कहते हैं ओपिनियंस हैं या जो भी चीज़ें हैं उसको आप लोग बताते चलिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टेंथ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर मेंशन इन द श्रीलंकन एक्ट 1956। जो श्रीलंकन एक्ट 1956 था
जो श्रीलंकन एक्ट 1956 था, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए थे, तो देखते हैं। द कंट्री, द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कंट्री सिन्हाला, बिल्कुल सही है। कंट्री की ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी वो सिन्हाला होगी। सेकंड, द स्टेट शाल फॉस्टर एंड प्रोटेक्ट ओनली रिलीजन बुद्धिज्म, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ठीक। तीसरा, द गवर्नमेंट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स, ये पॉइंट भी सही है। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। श्रीलंकन एक्ट 1956 में ये तीनों पॉइंट्स दिए गए थे, ये तीनों पॉइंट्स मेंशन थे, तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, सारे के सारे पॉइंट श्रीलंकन एक्ट 1956 के रिगार्डिंग करेक्ट हैं। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11th आप लोग देखिएगा, 11th अच्छा है। ठीक है, बेहतर क्वेश्चन है सब, बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को कलेक्ट करके बुक्स से अपने खुद के माइंड से इन चीज़ों को यहाँ प्रिपेयर किया गया, ताकि होल चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए और आप लोगों को सारी चीज़ें बेहतर भी हो जाए। ठीक, अब देखिएगा, I believe that the majority community should be able to rule a country in whichever way it want by disregarding the wishes and needed to be minority। देखो ये क्या कह रहा है कि जब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसे श्रीलंका के केस में क्या था कि सिन्हाला स्पीकर्स क्या थे, सिन्हाला स्पीकर्स मेजॉरिटी में थे और तमिल स्पीकर्स किस में थे, माइनॉरिटी में थे। तो मेजॉरिटी सिन्हाला स्पीकर्स ने क्या किया था, पूरे कंट्री को अपने व्हील्स के अकॉर्डिंग, अपने खुद के प्रोटोकॉल्स रूल्स के अकॉर्डिंग डोमिनेट कर लिया था। उन्होंने माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट और राइट्स को नहीं देखा, उनके इंटरेस्ट और राइट्स को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था। तो जो उन्होंने वहां पे अपनी मेजॉरिटी को स्टैब्लिश किया था, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं मेजॉरिटेरियन। ठीक है, मेजॉरिटेरियन कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, मेजॉरिटेरियन। जब कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई भी मेजॉरिटी मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी पूरे के पूरे एरिया को डोमिनेट कर जाती है, तो वो उसे कहते हैं मेजॉरिटेरियन। ओके, तो आई होप ये टर्म भी आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग आगे चलते हैं, और आप ये आपसे पूछ सकता है कि श्रीलंका में सिन्हालाज ने मेजॉरिटेरियन कब स्टैब्लिश किया था, तो श्रीलंकन एक्ट 1956 के रिगार्डिंग उन लोगों ने वहां पे मेजॉरिटेरियन को स्टैब्लिश कर दिया था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है। ठीक है, एल टी टी स्टैंड फॉर, एल टी टी क्या होता है, लिट्टे का फुल फॉर्म क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन तमिल्स ऑफ टाइगर इलम, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही फुल फॉर्म है, जो सही है वो क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक, ये इसका सही फुल फॉर्म है। ओके, अब आगे देखते हैं। और ये फॉर्म कब हुआ था, ये फॉर्म हुआ था 1976 में। इसको किसने फॉर्म किया था, इसको फॉर्म किया था वीलू, इसको फॉर्म किया था वीलू पिल्लई प्रभाकरन ने, ये भी याद रखिएगा। वेलू पिल्लई प्रभाकरन एक तमिल स्पीकर थे और इन्होंने ही इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया था 1976 में। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था, या आप कह सकते हो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। लिट्टे एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, या आप कह सकते हो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें जितने भी मेंबर्स थे सारे मेंबर्स को मिलिट्री की ट्रेनिंग दी गई थी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें मैंने आपको इसके बारे में बता दी। अब आगे देखते हैं। अब आप लोग 13 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी फॉर्म द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लिट्टे। लिट्टे जो ऑर्गेनाइजेशन था, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, किस कम्युनिटी के लोगों ने फॉर्म किया था, तो सिंपल है, तमिल स्पीकर्स ने इसको फॉर्म किया था 1976 में, और वेलू पिल्लई प्रभाकर ने फॉर्म किया था। और इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के बाद तमिल स्पीकर्स ने सिन्हाला गवर्नमेंट से ये डिमांड किया था कि श्रीलंका का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, श्रीलंका का जो ये नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है, ये इन्हें दे दिया जाए, ताकि ये लोग अपना एक सेपरेट स्टेट बना सकें। क्या बना सकें, अपना एक सेपरेट स्टेट बना सके। इस चीज की डिमांड लिट्टे ने की थी सिन्हाला गवर्नमेंट से, कि जो श्रीलंका का ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, श्रीलंका का जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है, ये हमें दे दिया जाए, ताकि हम अपना एक सेपरेट स्टेट बना सकें। तो इस डिमांड को भी सिन्हाला गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था, और फाइनली 1983 23 जुलाई 1983 को वहां पे क्या स्टार्ट होता है, सिविल वॉर। ठीक, और जो कि कब खत्म होता है, 18 मई 2009 को। आउटकम्स कुछ भी नहीं निकलता उसका। सनालास का डोमिनेशन आज भी श्रीलंका में। ठीक, अब देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस। इनमें से कौन सा सा फॉलोइंग रीजन है जो किसके किस पे बेस्ड है, गेन और लॉस के कैलकुलेशन पे बेस्ड है, तो ये आपका प्रेडेंशियल रीजन है। प्रेडेंशियल रीजन इज ओनली रीजन विच इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉस। ओके, मॉरल रीजन किस पे बेस्ड है, गुड और बैड मैनर्स पे। ठीक, लेकिन गेन और लॉस के कैलकुलेशन पे जो आपका रीजन बेस्ड है वो प्रेडेंशियल रीजन है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, ऑल ऑफ यू जस्ट वेट वन फॉर 1 मिनट। ओके, यहाँ से देखें क्या,
बस ठीक, थैंक यू। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखिएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज करेक्ट? कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के बारे में करेक्ट है? ठीक, देखिएगा। तो पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटी विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ये बिल्कुल भी नहीं है। पावर शेयरिंग ये क्या कह रहा है? पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, जहाँ पे जात धर्म भाषा और एथनिक कंपोजिशन के बेसिस पे होती है जो सोसाइटी, क्या वहीं पे पावर शेयरिंग जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आगे, पावर शेयरिंग सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रिलीजियस डिवीजन। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि पावर शेयरिंग केवल बड़ी कंट्रियों के लिए ही जरूरी है जहाँ पे आप कह सकते हो कि रीजनल डिविजन्स हैं। एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल, डज नॉट हैव सोशल डिवीजन। हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन है। सभी सोसाइटीज के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग सभी सोसाइटीज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये मैटर नहीं करता कि वो सोसाइटी बड़ी है या छोटी। ठीक, इसका लास्ट क्या कह रहा है? पावर शेयरिंग इज नेसेसरी, नॉट नेसेसरी एट ऑल, कोई मतलब ही नहीं है इसका। नेक्स्ट आप लोग देखिए 16th। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत ही कह सकते हो कॉन्सेप्चुअल है ये क्वेश्चन नंबर 16। प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट, अब देखिए पढ़िएगा, इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, it reduces the possibilities of conflict between social groups, it give a fair share to minority, it is the very spirit of democracy। देखिए मैं आपको बता दूं कि it is the very spirit of democracy, ये प्रूडेंशियल रीजन नहीं है, क्योंकि ये गेन एंड लॉस के कैलकुलेशन पे नहीं बेस्ड है। तो ये आपका मॉरल रीजन है। कैसा रीजन है? ये मॉरल रीजन है। क्यों? क्योंकि ये गेन एंड लॉस के कैलकुलेशन पे नहीं बेस्ड है। बाकी तीनों आपके ऐसे रीजन हैं जो गेन एंड लॉस के कैलकुलेशन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन आया नहीं था, ये आपका ए बी एंड सी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ए बी एंड सी मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा। ए बी और सी आपका तीनों क्या है? तीनों आपकी करेक्ट है। ओके, तो आई होप आप लोगों की चीज़ें समझ में आ रही हूँ और आप लोग इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट को एंजॉय कर रहे हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 17th जो हमारा आ गया वो फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, तो चलिए इसको भी करते हुए चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, व्हेन यूरोपियन कंट्रीज केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन डैश वाज चूजन एज द हेडक्वार्टर। जब सारी के सारी यूरोपियन कंट्रीज साथ में आई और उन लोगों ने एक यूनियन बनाया, तो उन लोगों ने किस पर्टिकुलर प्लेस को अपना हेडक्वार्टर बनाने का डिसाइड किया? तो सबको पता है वो कौन सी जगह थी? वो बेल्जियम का कैपिटल सिटी था आपका ब्रसेल्स, जिसको उन लोगों ने अपना प्लेस चूज किया कि यहीं पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनेगा। ठीक, सेकंड, द डैश डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ठीक है, सबको पता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है कि पावर्स को गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर आपका क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, जिसमें गवर्नमेंट की पावर्स को 3 अलग ऑर्गन्स में डिवाइड कर देते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। ठीक है, तीसरा देखिए, द रिलीजन फॉलोड बाय सिन्हाला स्पीकर पीपल इन श्रीलंका इज बुद्धिज्म। सिन्हाला स्पीकर जिस रिलीजियस को फॉलो करते थे वो आपका कौन सा रिलीजन था? वो आपका बुद्धिज्म था। ओके, चौथा, डैश डिवीजन ऑफ पावर मींस पावर टू बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की पावर्स को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड इफ रिक्वायर्ड देन लोकल आल्सो। ओके, फिफ्थ देखिएगा, इन डैश लीडर्स रियलाइज दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल बाय रिस्पेक्टिव द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग सर्च करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों आप लोग के लिए होमवर्क है। फिफ्थ और सिक्स्थ ये दोनों के दोनों फिल इन द ब्लैंक्स आप सभी के लिए होमवर्क है। तो प्लीज ऑप्शन नंबर फिफ्थ में क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 6 में क्या करेक्ट आंसर होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना? ठीक, ये दोनों आपके होमवर्क है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 था, आप लोग देखिएगा, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बताऊंगा। ये केवल एमसीक्यू था, इसके बाद डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको यही बताऊंगा। तो आप लोग देखिएगा 18th, which one of the following distribution of power sharing considered as horizontal division of power? तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन एट डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर है, जिसमें गवर्नमेंट की पावर्स को 3 अलग अलग लेवल्स, 3 अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका लेजिस्लेटिव होता है, लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक, एक आपसे एग्जीक्यूटिव होता है, ये क्या कराता है, जो भी रूल्स या जो भी लॉ लेजिस्लेटिव फॉर्म करता है उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट कराता है। और थर्ड आपका होता है जुडिशरी, जो कन्फ्लिक्ट वगैरह को रिजॉल्व करने का काम करता है। ठीक,
तो ये 3 ऑर्गन्स होते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया हो, इस प्रैक्टिस सेट को। अब मैं कुछ आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी बताने चल रहा हूँ जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जामिनेशंस में कई बार वो क्वेश्चंस रिपीट भी किए गए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सप्लेन दी एथेनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका का इथेनिक कंपोजिशन आप सबको पता होना चाहिए। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। सेकंड सेकंड क्वेश्चन, जहां से कई बार क्वेश्चन, मतलब कई बार आपके सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से कई बार क्वेश्चंस बने हैं, वो एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम का है, ठीक है ना। एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम से कई बार आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। ये आप लोग या इसको अपने दिमाग में, इन टॉपिक्स को सही तरीके से कवर करिए। तीसरा, ठीक है, मेजर रीजन बिहाइंड द श्रीलंकन सिविल वॉर। ये तीसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। मेजर रीजन मेजर रीजंस बिहाइंड द श्रीलंकन सिविल वॉर। श्रीलंकन सिविल वॉर के पीछे मेजर रीजन क्या था? श्रीलंकन सिविल वॉर के पीछे आपका मेजर रीजन क्या था, ठीक है। इसके बाद फोर्थ, डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियल एंड मॉरलिज्म, ठीक है। एनी 2 और 3 डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियलिज्म एंड मॉरलिज्म। मॉरलिज्म और प्रूडेंशियलिज्म के बीच में कोई 2 और 3 डिफरेंस आपको बताने हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रूडेंशियलिज्म एंड मॉरलिज्म, ओके। ये, और इसके बाद जो आप कह सकते हो कि लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के फॉर्म से आपसे क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, स्पेशली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल से, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। और एक ये भी पूछता है कि पावर्स को सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इक्वली क्यों डिवाइड कर दिया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक फेयर चांस मिल सके इलेक्शन में कंटेस्ट करने का और गवर्नमेंट की पावर को होल्ड करने का, ठीक है। तो वो भी पूछा जाता है। बाकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं, जहां से कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने हैं और बनते भी हैं, ठीक। तो प्लीज आप लोग क्या कहते हैं, इन चीज़ों को कवर कर लीजिए जितना मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिस कराया है। इसके बाहर से कुछ भी आपका नहीं बनना है। तो आई होप आप लोगों ने पूरे पावर शेयरिंग के वीडियोस को, पूरे पावर शेयरिंग के चैप्टर्स को पूरी तरीके से एंजॉय किया हो। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए और वीडियोस को देखते रहिए, ओके।